दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है विजय पथ पर। अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी, जो एक विभाग है ITDA, वहाँ पर सेटिंग गेटिंग करके 4 लोगों की नियुक्ति की गई। कुछ समय पहले आपको खबर दिखाई थी, जो RTI एक्टिविस्ट है अनिल बलूनी जी, उन्होंने इस चीज़ का खुलासा भी किया था। लेकिन उसका परिणाम ये रहा कि अब बलूनी जी को 50 लाख का मानहानि का नोटिस आया है। आखिर भैया 50 लाख का मानहानि का नोटिस क्यों आया है? क्योंकि बलूनी जी ने जो खुलासा किए थे सारे के सारे, वो RTI के माध्यम से किए थे, क्योंकि ये सारे जवाब RTI से उन्हें प्राप्त हुए थे। अब जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि अगर कोई RTI एक्टिविस्ट या मीडिया के लोग कोई खुलासा करते हैं किसी भर्ती घोटाले का या किसी भ्रष्टाचार का खुलासा करते हैं, तो एक बड़ी आम सी बात होगी, किसी पर भी डिफर्मेशन या मानहानि का केस आप डाल सकते हो। अब इसमें आगे क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि इसमें कई और नई चीज़ें भी आई हैं कि किस प्रकार से और किस स्तर पर यह धांधली हुई है। बलूनी जी, पहले तो बहुत स्वागत है आपका जी, धन्यवाद। एक तमका मिल गया आपको भी 50 लाख का मानहानि का नोटिस, क्योंकि पिछली वीडियो में हम जिक्र भी कर रहे थे कि मीडिया वालों के साथ या जिस प्रकार के लोग हैं जो समाज के हित में काम करते हैं, उन पर इस प्रकार से डराने धमकाने का भी कार्य किया जाता है। थोड़ा आज विस्तृत में भी समझेंगे ITDA क्या है, कहाँ से आपको ये सब चीज़ें प्राप्त हुई, कौन कौन लोग हैं इसमें, जो इस फर्जी जो आपने बताया है कि सेटिंग गेटिंग का खेल इसमें चल रहा है। क्योंकि सेटिंग गेटिंग का खेल उत्तराखंड में हम हाकम सिंह के टाइम से देखते हुए आ रहे हैं, कई लोग जेल भी चले गए हैं, लेकिन लोग फिर भी नहीं मान रहे। धन्यवाद विजय भाई। सबसे पहले तो बात करें नोटिस की, तो ये नोटिस हमें मिलते रहते हैं, हमें इसकी आदत पड़ गई है और इसके जवाब देने में हमें आते हैं अच्छे से। रही बात कोई व्यक्तिगत किसी के खिलाफ था नहीं, लेकिन ये जो महिला कार्ड प्ले करने की कोशिश की जा रही है ना, ये उन तक ही ठीक है, हम पे असर होने वाला है इसका है। शुरू से बताइए जरा ITDA क्या है, फिर कैसे कैसे रहा है जी। ऐसा है कि आपको बिल्कुल शुरू से बताता हूँ। ये 26/9/2023 को ये विज्ञापन निकलता है अखबार में, और इसमें कुल ये 10 पोस्ट हैं और इसमें 10 पद हैं और 11 पोस्टें इसमें निकाली गई। ठीक है, विज्ञापन निकल गया था। किस चीज़ में निकलता है? ये अखबार में निकला था और इसमें एक क्लियर कट लिखा हुआ था, केवल ऑनलाइन ही इसमें आवेदन होंगे। अच्छा। अब देखिए, ऑनलाइन आवेदन होंगे तो जो लोग ऑनलाइन आवेदन के प्रोसेस को समझते हैं, उन्हें ये मालूम होगा अच्छे से कि जैसे ही आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं या आप कभी कोई बिलिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, आपको उसका एक्नॉलेजमेंट आता है। एक्नॉलेजमेंट मतलब प्राप्ति, कि आपने इसमें जो है आवेदन कर दिया है, ये इसकी प्राप्ति है और ये इसका एक रेफरेंस नंबर या एप्लीकेशन नंबर ये है। इसमें ये होता ही होता है। किस चीज़ की वैकेंसीज थी? ये एक्चुअली अलग अलग पोस्टें थी, डिप्टी जनरल मैनेजर, इस तरह से ये टोटल जो है ये 10 पद थे। कितने वैकेंसीज निकली थी तकरीबन? इसमें 11 लोगों के लिए निकाली गई थी और 19 लोगों को सिलेक्ट किया था इसमें। अच्छा। और टोटल जो आवेदन आए थे वो 162 आए थे। 162 में से 19 को शॉर्टलिस्ट किया अगले चरण के लिए। होना ये था कि ऑनलाइन जो भी पद है उसके सापेक्ष जो भी इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी थी या अनुभव मांगा था, वो आवेदन के समय पे जमा करना था। उस जमा करे हुए आवेदनों का निरीक्षण होना था यहाँ पर स्क्रूटनी कमेटी द्वारा, और उसमें जो कमियां अगर थी तो उनको बाहर कर देना था, अगर अप टू डेट था तो उसको आगे चरण पे जाने देना था। ये इनका प्रोसेस था। ठीक है। स्क्रूटनी कमेटी में 3 लोग थे। गुणवंत जी जो है PCS अधिकारी वो थे, एक इनके यहाँ कोई पारितोष राणा है वो थे, और एक इनके यहाँ इसमें इनके जॉइंट डायरेक्टर हैं राम स्वरूप उनियाल जी, वो थे। 3 लोग की स्क्रूटनी कमेटी थी जिनका ये काम था ये सारे डॉक्यूमेंट्स देखना। स्क्रूटनी कमेटी मतलब डॉक्यूमेंट देखना? यस, उनकी स्क्रूटनी करना कि जो ऑनलाइन आवेदन हमने मांगे हैं कोई कागज गलत तो नहीं है, कोई कागज गलत तो नहीं है, एक्सपीरियंस कम तो नहीं है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ठीक है कि नहीं है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। ये काम था स्क्रूटनी कमेटी का। स्क्रूटनी कमेटी ने बहुत अच्छे से ये काम अपने हिसाब से किया। उन्होंने 162 में से केवल 19 लोग रखे, बाकी सबको बाहर कर दिया। तो इसका मतलब बड़ी बारीकी से जांच हुई है सब चीज़ों की। ठीक है। अब देखिए हुआ क्या कि जब इसमें पदवाइज हम बात करते हैं, जिन मैडम ने ये अभी मानहानि का नोटिस दिया, इनका नाम है मीनू पाठक, और जो इसमें जिनका चयन हुआ वो 4 लोग हैं। एक का नाम है नवनीत सोनक, एक का नाम है अरुण बिस्ट, एक का नाम है प्रदीप कोटियाल। ये 4 लोगों का IT को लेकर के इसमें इनका सिलेक्शन हुआ था। पदवार अगर हम बात करें, इसमें फर्जी क्या है जो आपने कहा है कि इसमें फर्जी ये है साहब कि जब, हाँ मैं बताता हूँ, फर्जी इसमें ये है कि जब ऑनलाइन कोई भी आवेदन होता है तो जिसने भरा है उस आवेदक को एक्नॉलेजमेंट जरूर जाना चाहिए कि उसे कम से कम कंफर्म हो जाए कि मेरा आवेदन चला गया। ठीक है। इन्होंने कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजा। जो तो 162 लोग थे। हाँ, 162 का मतलब पता नहीं कितने लोगों ने भेजा है। 162 तो हमें संख्या बताई जा रही है, कितने लोगों ने भेजा है हमें नहीं मालूम,
उसका निर्धारण कैसे होना था कि इनको एक एप्लीकेशन नंबर उसमें ऑटोमेटिकली जनरेट होना था जैसे ही कोई आवेदन करता। अब हुआ क्या कि जिन लोगों ने आवेदन किया उनके पास एक्नॉलेजमेंट तो आया नहीं। तो आज की डेट में अगर किसी ने किया है वो ये जानने की स्थिति में भी नहीं है कि उसने आवेदन किया था कि नहीं किया था, क्योंकि उसका एक्नॉलेजमेंट तो है ही नहीं। तो वो कैसे जानेगा कि मेरा आवेदन हुआ था? अगर कुछ कोई आवाज उठानी, कुछ गलत हुआ है, कुछ बोलना है, तो उसके पास प्रूफ ही नहीं कि उसने आवेदन नहीं किया था। एक पॉइंट ये हो गया, यहाँ हो गया। फिर दूसरा क्या हुआ, कोई एप्लीकेशन नंबर नहीं, कितने लोगों ने भरा, किसी की कोई जानकारी नहीं है। और मजे की बात, इस तरह का कोई डाटा इनके पास अवेलेबल भी नहीं है। तो ये क्यों ना माना जाए 4 लोगों को ही सेलेक्ट किया जाए इसके लिए, उसमें से जितनी भी आवेदन है वीक कैंडिडेटों के इन्होंने जो बायोडाटाज हैं जो वो हैं उनको सेलेक्ट किया। ये मेरा आरोप है, क्यों ना ऐसा माना जाए, क्योंकि जब कुछ था ही नहीं, अगर प्रोसेस ट्रांसपेरेंट था तो ये जो चीजें मिसिंग क्यों थी, एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं था, एप्लीकेशन नंबर क्यों नहीं था, यहां से षड्यंत्र शुरू होता है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो प्रोसेस था ये फॉर्ज था, केवल इन 4 लोगों के लिए बनाया गया था। ठीक है। अब इसके अगले चरण में क्या होता है कि जब ये 162 लोगों को बाहर कर रहे हैं, तो बाहर करते हुए रीजन सुनिए इनका क्या है। रेलेवेंट एक्सपीरियंस इज नॉट एडिक्वेट एज पर जियो। ये एक्सपीरियंस नहीं है, कईयों को कह रहे हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है, और सबको कुछ ना कुछ रीजन देकर के इन्होंने बाहर किया है। मोस्टली 2 ही रीजन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। अब देखिए मजे की बात, जब ये इस पोस्ट पे इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्रेसल वाली एक पोस्ट है, इस पे जब इन्होंने आवेदन जो चयनित हुई हैं मीनू पाठक, उनका आप आवेदन देखेंगे, ये वो डॉक्यूमेंट है जो उन्होंने उस समय पे आवेदन करते हुए डाला था। उसमें क्या क्या चीजें डाली थी वो आपको बता रहा हूँ। इन्होंने क्या करा कि अपना बायोडाटा डाला, बायोडाटा के बाद में अपने कुछ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाए, कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशंस लगाई और कुछ सर्टिफिकेट लगाए। ये इनका मोटा मोटा आवेदन के समय पे था और इन्हें सेलेक्ट कर लिया गया। अब मैं बताता हूँ इन्हें प्रथम चरण में ही बाहर हो जाना चाहिए था। वो कैसे? जब स्क्रूटनी कमेटी इतनी बारीकी से चीजों की जांच कर रही थी, तो स्क्रूटनी कमेटी ने ये क्यों नहीं देखा कि इन्होंने जून 2006 में बीसीए की डिग्री कंप्लीट होना दिखाया है अपनी, और दिसंबर 2006 में उसी वर्ष में एमसीए की डिग्री अपना कंप्लीट होना दिखाया। तो ये अपने आप में एक कंट्रोवर्सी है। दो डिग्रियां एक वर्ष में, एक शैक्षिक उसमें नहीं हो सकती है। एक ही साल में ग्रेजुएशन, एक ही साल में ग्रेजुएशन, एक ही साल में पोस्ट ग्रेजुएशन, जबकि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जो है 6 साल और बीटेक या बीसीए के लिए भी इनको मतलब 6 साल के 6 सेमेस्टर, सॉरी, ठीक है, और उस दूसरे में 6 सेमेस्टर। तो कैसे संभव हो कि 12 सेमेस्टर एक साल में पूरे हो गए दोनों? ठीक है, संभव ही नहीं है किसी भी तरह से। और अगर ये किसी तरह की डिग्री अगर तो सही भी मान ली जाए, ऑनलाइन डाला है इन्होंने, हाँ, इसको अगर सही भी मान लिया जाए तो इसका मतलब इन्होंने कहीं ना कहीं जानकारी छिपा करके डिग्री करी है। ठीक है, इन संस्थानों से, या ये एफिलिएशन भी इनके प्रॉपर है कि नहीं है इसका भी मालूम नहीं, ये इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड है कि नहीं है। इसके बाद में क्या होता है कि जब इनके मैं देख रहा हूं कि इस ग्राउंड पे ना बाहर हो जाना चाहिए था, एक रीजन ये था। दूसरा रीजन था इनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जब मैं इनके देख रहा हूं तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में मुझे मिलता है इन्होंने 2018 से और 2022 के बीच में इन्होंने अपना एक्सपीरियंस दिखाया है इनके साथ। ये आपका आर.एस. टोलिया एक इंस्टीट्यूट है, उसमें इन्होंने दिखाया है अपना कि मैं वहाँ पर जो है मैंने एक्सपीरियंस लिया है। अच्छा, उसका टाइमिंग क्या है? 2018 से 2022 हो गई है। ठीक है, एक तो आप कह रहे हैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन एक साल में इन्होंने किया है जी। दूसरा जो आप एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, एक्सपीरियंस भी क्या इनका गलत है? एक्सपीरियंस ऐसे गलत है, 21-22 में एक्सपीरियंस दिखा रही है CSIA इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का। ठीक है, थर्ड पार्टी ये काम कर रही है हुडकॉम में। ठीक है, और उसी 21-22 के बीच में, 18 से 22 के बीच में एक्सपीरियंस दिखा रही हैं ये आपका आर.एस. टोलिया का। मतलब ये लगभग 4 साल के लिए यहाँ रही और उसके बीच के 2 साल में ये यहाँ भी रही। ऐसा कैसे संभव है कि एक समय में आप 2-2 हजार नौकरियां कर रही थी? ठीक है, और आपने एक्सपीरियंस पूरा दिखाया। स्क्रूटनी कमेटी ने ये क्यों नहीं देखा? जब इतनी बाकी औरों के पेपर की जांच हो रही थी, इनकी जांच क्यों नहीं हुई? इन्होंने अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखाया कि इंस्टीट्यूट है एप्टेक इंस्टीट्यूट में इन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस दिखाया है कि इन्होंने 2003 2 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर 2005 तक वहाँ काम किया है एज अ 3 ईयर एकेडमी हेड के तौर पे। और देखिए ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 31 दिसंबर तक का दिखाया, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाई जनवरी 2005 थोड़ा ये भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हो सकता है स्क्रूटनी कमेटी द्वारा थोड़ा देखा ना गया हो इस तरीके से। तो आप कह रहे हैं कि पूरा चयन जो प्रक्रिया है वही फर्जी है। आप शैलेश बगोली को भी टारगेट कर रहे हैं, डायरेक्टर को भी टारगेट कर रहे हैं? जी, मैं इसलिए टारगेट कर रहा हूँ, बड़ी आश्चर्य की बात है कि जितने लोग सेलेक्ट हुए हैं मैक्सिमम लोग शैलेश बगोली जी के विभागों में काम कर चुके हैं। अच्छा। ये भी उनमें से एक है। जो CSIA जो मैं बता रहा हूँ थर्ड पार्टी, वो उन्होंने अर्बन डेवलपमेंट के लिए काम किया है। अर्बन डेवलपमेंट के सचिव उस समय के शैलेश बगोली जी थे। स्मार्ट सिटी में काम दिखाया गया है, स्मार्ट सिटी में एक्सपीरियंस दिखाया है, स्मार्ट सिटी के CEO शैलेश बगोली जी थे।
स्किल इंडिया में शैलेश बगोली जी के साथ इनका व्यक्तिगत एक आदमी का इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, पर्सन एंगेजिंग पर्सन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अंडर द स्कीम ऑफ स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट के समय के जो डायरेक्टर थे वो भी शैलेश बगोली थे। उनका पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है एक व्यक्ति के साथ, वो है मीनू पाठक। अच्छा, इसका मतलब ये पुराने जानकार थे। ये कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है। मैं कह रहा हूँ कितने कोइंसिडेंस होंगे। कोइंसिडेंस एक दो हो सकता है। ऐसे ही अरुण बिस के साथ में है, ऐसे ही नवनीत सोनक के साथ में। ऐसा कैसे संभव है कि जो लोग इनके टच में थे उन्हीं लोगों का सिलेक्शन हुआ है। और सुनिए मजे की बात, इन सब की डिग्रियां डिस्टेंस लर्निंग की हैं। पूरी कंप्लीट डिग्री किसी ने इस तरह से नहीं की है कि जो वो की हो, डायरेक्ट डिग्री की हो। सब की सब घर बैठे कर रखी हैं। ये डिस्टेंस लर्निंग वाली डिग्रियां हैं इनको। जबकि इनके पास अगर आप और देखेंगे आवेदन, इतने बढ़िया बढ़िया आवेदन थे, मैं तो देखा है, इतने अच्छे आवेदन थे। इन्होंने सबको दरकिनार करते हुए इन्होंने उन लोगों को लिया जिनकी जो है डिग्रियां डिस्टेंस लर्निंग की थी। ये तो एक मामला था इनका। अच्छा, एक बात और बताता हूँ, इसमें इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, विभाग ने, ITDA ने किया कॉन्ट्रैक्ट। चूंकि मीनू पाठक की बात कर रहे हैं इसमें, तो मीनू पाठक की बता रहा हूँ आपको। आप देखेंगे ये 19 फरवरी 2024 को एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाया गया है। और इस कॉन्ट्रैक्ट में 19 फरवरी को कॉन्ट्रैक्ट दिखाया गया है। मीनू पाठक के सिग्नेचर हैं 17 फरवरी के, मतलब 2 दिन पहले ही साइन हो गए थे इनके। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं है अभी, कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं है अभी, 2 दिन पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गए। ऐसे कैसे? 17 फरवरी 2024। अब आप इसे क्या कहोगे? इतनी प्रिविलेज क्यों दी जा रही है इनको? और सुनिए, एक और कहानी है इसमें। जिस समय पे इंटरव्यू हुआ, मैंने सब अभ्यर्थियों की मेल चेक करी, किसी मेल में कोई ऐसा नहीं है ऑप्शन दिया गया था कि आपके वीडियो के थ्रू आपके इंटरव्यू होगा। लेकिन इन मैडम का इंटरव्यू वीडियो के थ्रू हुआ है, मतलब वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, मतलब वर्चुअल हो रहा है उनके। व्हाट्सएप पे हुआ, जाने लिंक के थ्रू हुआ, क्या हुआ। और किसी भी ईमेल में किसी को ये बताया नहीं गया है कि इंटरव्यू ऑनलाइन हो सकता है या होगा। अच्छा, इनका ही किस स्पेशल प्रिविलेज दी गई? इसमें इंटरव्यू हुआ 10 तारीख को, और जो इंटरव्यू के साथ में जो शीट इन्होंने सबमिट करनी थी वो ये कर रही है 9 तारीख को, एक दिन पहले ही। ये इंटरव्यू थी नहीं, मेरा ये भी क्लेम है, ये वहां पर मौजूद नहीं थी। इनका वीडियो के थ्रू इंटरव्यू हुआ है, और इंटरव्यू खत्म होने के बाद मेरा सिलेक्शन जैसे भी किया, उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट भी 2 दिन पहले साइन कर रखा है इन्होंने। 19 को कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, ये 17 को साइन कर दे रही है। और कौन करवा रहे हैं साइन? गिरीश गुणवंत जी 19 तारीख को साइन कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट। विजय जी, आप भी जानते हैं, आमने सामने बैठ के होता है। एक ही तारीख पे दोनों को सामने बैठा होना चाहिए था, तब कॉन्ट्रैक्ट साइन होता, उसे कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। स्टैम्प पेपर में डेट 19 फरवरी डली हुई है। गुणवंत जी 19 फरवरी डेट डाल करके साइन कर रहे हैं, और मीनू पाठक 17 फरवरी को ही कर दे रही है। मतलब इन्हें पहले ही पता लग गया था 2 दिन पहले कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। ऐसा कैसे हो गया? चलिए, इसकी शिकायत आपने कहीं करी है अभी तक? मैंने इसके सारे के सारे डॉक्यूमेंट मैंने ITDA के डायरेक्टर को दिखाए हैं। अच्छा, इसमें एक बात और भी है विजय जी, मैं खाली इसी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सारे चारों के अंदर एक फॉल्ट है। पिछली बार भी ऐसा हुआ, जब हम लोगों ने इंटरव्यू किया तो इनको लगा कि केवल इनको टारगेट किया जा रहा है। इनको टारगेट नहीं किया जा रहा। मैं ना इनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, नहीं कौन है, मुझे इनके बारे में कुछ नहीं पता। ये तो मैंने इन पोस्टों का जब डायसेक्शन किया तो मुझे कमियां मिली। ऐसी ही कमी आपके जो है औरों के अंदर भी मिली। जैसे ये IT इंफ्रास्ट्रक्चर में नवनीत सोनक जी हैं, इन्होंने भी आवेदन किया, और ये डॉक्यूमेंट सारे मुझे RTI में मिले हैं। RTI में मुझे 2 चरणों में दिए गए। ये बताया गया कि इंटरव्यू के समय इन लोगों ने कौन से डॉक्यूमेंट किए थे, वो अलग दिए गए, ऑनलाइन जो उन्होंने वो किए वो अलग दिए थे। अच्छा, मजे की बात देखिए, मैं आपको इसमें एक और बताता हूँ केवल। आवेदन आए 29, बाहर किया गया 30 लोगों को। 29 आवेदन आए, 30 लोगों को बाहर किया गया, और सेलेक्टेड लोग 3 दिखाए गए। ये कैसे हो सकता है? मैं इनसे पूछ रहा हूँ कैसे हो सकता है, ये बताए ना। ये इनके डॉक्यूमेंट है, मेरे तो है नहीं, ये इनके डॉक्यूमेंट है, ये बताए ना। आप ये सोचें कितनी सीरियसली काम चल रहा था। 3 अधिकारी, जिसमें 2 IAS और 1 PCS इन्वॉल्व हैं जिन भर्तियों में, उनकी कहानी है ये, उनकी कहानी। और ये डॉक्यूमेंट मेरे घर में बनाए हुए नहीं है, ये RTI में दिए हुए मुझे। ये कैसे हो रहा है? ये क्या घालमेल है ये? अब देखिए, उसके बाद में जब इन्होंने अपना ऑनलाइन जब इन्होंने आवेदन किया, तो नवनीत सोनक जी ने एक बायोडाटा डाउनलोड कर रखा है, केवल अपलोड कर रखा है, केवल एक बायोडाटा दिया है, और उस बायोडाटा के ग्राउंड पे इनका पूरा सिलेक्शन हो गया। ना कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट, ना कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। औरों को तो आपने रीजनिंग दी कि आपके एक्सपीरियंस प्रॉपर नहीं है, वो इन्होंने केवल बायोडाटा दिया, आपने सेलेक्ट कर लिया इनको। क्यों? इनके साथ स्पेशल व्यवहार क्यों हुआ? स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया इनको? ये क्या कर रहे हैं, बड़े आराम से जिस दिन इंटरव्यू हो रहा है उस दिन ही अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके आ रहे हैं, और उन डॉक्यूमेंटों में इतनी बड़ी बड़ी कमियां हैं अंदर
एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस किसी के पूरे नहीं है इनके, किसी के भी, चारों में से। इनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है 19 तारीख को, और इनका ये भर दे रहे हैं 17 तारीख को, ये भी 17 तारीख को भर दे रहे हैं। मतलब सेम कहानी। ये भी हुड्को में रहे हैं, काम किया इन्होंने, इसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, इसमें सैलेश बगोली रहे हैं। इसमें भी स्मार्ट सिटी में एक्सपीरियंस दिखाया, स्मार्ट सिटी में सैलेश बगोली रहे हैं। तो सीधा आरोप आपका सैलेश बगोली जो यस, ये पूरा गेम प्लान सैलेश बगोली का है। मैं खुला कह रहा हूँ, सैलेश बगोली का गेम प्लान है। सैलेश बगोली एक सीनियर आईएएस है, उसके दबाव में आकर के एक आईटी डायरेक्टर जो जूनियर आईएएस है उन्होंने काम किया, एक पीसीएस अधिकारी उन्होंने काम किया, उनके कहने पे सारा प्रोसेस हुआ है, और इस प्रोसेस में पूरी तरह फॉर्जरी है हर जगह पे। इनकी शिकायतें मैं कर चुका हूं, मिल चुका हूं, सब कुछ हो चुका हूं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इवन परसों मेरी जो है गुणवंत जी से बात हुई है, गुणवंत जी इनके यहाँ लोक सूचना अधिकारी भी हैं। जब मैंने ये आरटीआई लगाई, गुणवंत जी ने मुझे डेटा देने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें मालूम था इसमें क्या क्या कमियां हैं। स्क्रूटनी कमेटी के मेंबर रहे वो, इंटेंशनली उन्होंने मुझे नहीं दिया। जब मैंने इसकी अपील करी, आईएएस ने जब मुझे कहा कि इनको डॉक्यूमेंट दिलवाए जाए, उनको कहा, तब जाकर मुझे डॉक्यूमेंट दिए गए। और अभी परसों 2 दिन पहले मैंने उनका कहा कि आपने डॉक्यूमेंट मुझे दिए, मैंने अपने आवेदन में लिखा था आप मुझे सत्यापित करके दें। 15 दिन से आप मुझे ढेला बहला फसला रहे हो, मैं कल के तो करके दूंगा, आज करके दूंगा। और परसों उनके शब्द ये थे, तुमसे जो होता है वो कर लो, मैं नहीं देने का तुम्हें। ये शब्द है परसों रात के में, मेरे पे रिकॉर्डिंग पड़ी है उनकी वॉइस कॉल की, मैं उन्हें बताऊंगा उन्होंने क्या कहा है। मैं इसकी कंप्लेंट जो है सूचना आयुक्त को भी करने जा रहा हूं, वीडियो उस ऑडियो के साथ में, रिकॉर्डिंग के साथ में, ये विभाग में चल क्या रहा है। ये सारे अधिकारी मिल करके इन्होंने 4 लोगों को उस पूरे सिस्टम में प्लांट किया है। ऐसी कमी आपकी, ये अरुण बिस्ट हैं, ई सर्विस में इनका सिलेक्शन हुआ है, इनकी भी सेम कहानी है। इन्होंने बायोडाटा डाल रखा है उस समय पे, ये बायोडाटा डाला हुआ है और एक एप्लीकेशन है इनकी, और उसके बाद कुछ सर्टिफिकेट डले हुए हैं। कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इनको भी अगले चरण में ले गए। भाई इन लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा? अच्छा, जो बाहर हुए हैं चयनित लोग, वो जो इफेक्टेड पार्टी हैं, तो क्या वो लोग खुल के सामने पे नहीं आ पा रहे हैं कि भाई उनके साथ जो गलत हुआ है इस लोगों का? ऐसा है इसमें विजय जी, ऐसा है कुछ लोग अभी भी विभाग में भी काम करते हैं अलग अलग जगह पे, उन्होंने भी आवेदन किया था इन पोस्टों के लिए। अच्छा, उनको बुला करके सैलेश बगोली जी धमका रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, ये मैं खाली कह नहीं रहा हूं, जिनको धमकाया है उन्होंने एक मेल मुझे भी करी है कि मेरे को कैसे कैसे धमकाया गया, उस मेल का पूरा लूप भेजा है उन्होंने। उस मेल का इनको भी भेजा सैलेश बगोली के, आपने मुझे ऐसा ऐसा क्यों कहा, आपने मुझे बुला करके तू बलूनी के साथ मिला हुआ है, तू जानता है, ये वो करके हमारी फीट में छुरा घोप रहे हो, ऐसे करके उन्होंने उसके ऊपर आरोप लगाए। और कुछ वो एसटी कैटेगरी बिलोंग करता है, उसके ऊपर जाति सूचक खदीब कहे हैं कुछ। उसने उनकी कंप्लेंट आयोग में भी करी है, एसटी आयोग में भी करी है, विभाग में भी करी है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी करी है। 3 जगह उनकी कंप्लेंट करी है उस आदमी ने। ये जो विभाग है मुख्यमंत्री के अंतर्गत आता है? मुख्यमंत्री के अंडर आता है, और इसके सचिव सैलेश बगोली जी हैं, आईटी सचिव। लेकिन जब इतने लेवल से होगा, जिस स्तर से होगा, तो फिर इसमें कार्रवाई कैसे होगी? आप कह रहे हो कि डायरेक्टर को आपने कंप्लेंट, देखिए साहब ऐसा है, अंडर में आता है। हाँ, अभी एक बात और बताता हूँ, इनके भी एग्रीमेंट 17 तारीख को साइन हो रखा है भाई साहब, इनका भी एग्रीमेंट। इन तीनों चारों को एक जैसा ट्रीटमेंट दिया हुआ है, आप समझे ना मेरी बात को, एक जैसा ट्रीटमेंट दिया हुआ है। और अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ेंगे ना, कहीं पे प्रोविजन पीरियड नहीं है, एक कूलिंग पीरियड होता है, इतने बीच में अगर आपके खिलाफ कोई जांच आई, कुछ हुआ तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा कोई क्लॉज नहीं है इसके अंदर। और इन लोगों को, मीनू पाठक जी को इससे पहले तनख्वाह 50,000 रुपए मिला करती थी, उनका सिलेक्शन किया गया 1,85,000 रुपए में। कमेटी का काम यह था कि अच्छे लोगों को सिलेक्ट करके कम से कम दामों पे लेना था। कमेटी ने क्या किया, ऐसे लोगों को जो डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ के आ रखे हैं, जिनके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रॉपर नहीं है, जिनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कॉन्फ्लिक्टेड है, उनको सेलेक्ट किया 300 गुना ऊपर प्रीवियस सैलरी से। क्यों किया? क्योंकि ये आदेश थे सैलेश बगोली जी के कि आपको इनको ही सिलेक्ट करना है। वरना आप देखिए, इतनी बढ़िया स्क्रूटनी कमेटी जिसमें 162 लोगों में से केवल 19 लोगों को सिलेक्ट किया, ये कह के कि क्या आपके एजुकेशन और आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो और आपका जो अनुभव है पूरा नहीं है, ये कह के सबको बाहर कर दिया। और इन्हीं लोगों को सिलेक्ट किया, जबकि इनके भी सेम कमियां थी। बात हुई आपके सैलेश बगोली से? सैलेश बगोली से मेरी कोई बात नहीं हुई। सैलेश बगोली जी, और मैं देखिए, मैं इनसे मिलना भी चाह रहा था, लेकिन जब मुझे पता लगा कि ये अफेक्टेड पार्टीज को बुला बुला के धमका रहे हैं, तब मेरा मन खिन्न हो गया। मुझे लग गया ये प्रोसेस को, इसमें गलती अगर हुई भी है तो सुधारने के बजाय ना ये ढूंढने पे लगे हुए हैं। अब क्या करने वाले हैं जी? अब ये ऐसा है कि ये सारा मामला मैंने न्यायालय में, मेरा ये हो गया है, मैंने करवा दिया है सब कुछ। बहुत जल्दी इसमें जो है कोर्ट में ये डेट पे आ जाएगा, डेट पे आएगा। इन सबको मैंने नामजद करके, व्यक्तिगत नामजद करके इनको पार्टी बनाया है। कितने लोगों को पार्टी बनाया है आपने? मैंने इसमें पूरी सिलेक्शन कमेटी
शैलेश बगोली जी जो सचिव हैं उनको, ITDA के डायरेक्टर हैं नीतिका खंडेलवाल जी, उनको भी, इन सबको मैंने उसमें पार्टी बनाया है और इन सबके ऊपर क्वेश्चन किया है, पूरा प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन किया है, जो गलतियां हुई हैं। ऐसा कैसे संभव है कि शैलेश बगोली जी जहाँ रह रहे हैं, ये लोग जहाँ काम कर रहे हैं, इन लोगों का सिलेक्शन हो रहा है और किसी का नहीं हो रहा है, और इतनी बड़ी बड़ी प्रिविलेज दी जा रही है इनको, बिना किसी उसको इनका वीडियो इंटरव्यू हो रहा है, बिना किसी प्रायर नोटिस के, किसी और को नोटिस नहीं हुआ, यही लोग दे रहे हैं। कैसे? ये लोग इंटरव्यू में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं कुछ लोग, और डायरेक्ट इंटरव्यू हो रहे हैं। क्यों? इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट 17 तारीख को साइन हो जा रहा है, 19 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। क्यों? एक भी ऐसे क्लॉज नहीं है अंदर जिसमें जो विभाग के पक्ष में हो, ऐसा क्यों? तो ये मेरा सवाल है। इन सवालों पे मैंने एक पूरी एक PIL में फाइल करने जा रहा हूँ, कर दिया मैंने, लगभग ऑलमोस्ट हो गया सब कुछ। इस अगले हफ्ते में आपको कुछ ना कुछ परिणाम जरूर मिल जाएगा। चलिए, बार बार अमूमन मैं उत्तराखंड में देख रहा हूँ ये हो रहा है कि कोई मुद्दा उठा रहा है, उसके ऊपर मानहानि का दावा हो रहा है, फिर वो कोर्ट जा रहा है, फिर कोर्ट से शायद उसको राहत मिल पा रही। अगर हर आदमी को कोर्ट ही जाना है, वो भी उन मामलों के लिए जिसमें इतना बड़ी, जो अगर उन्होंने कहा है कि धांधली हुई है, ये वाकई में इससे बड़ा दुर्भाग्य उत्तराखंड के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। उन्होंने मानहानि के नोटिस में क्या लिखा है आपको? मानहानि के नोटिस में ये लिखा है कि आप हमारे पर्सनल संबंध बता रहे हैं इनके साथ में, क्या नाम है, ये इनके साथ में अपना पर्सनल संबंध रखिए, शैलेश बगोली के साथ में मैडम लिख रही हैं। मैंने कहा मैंने पर्सनल संबंध से मतलब आप समझे नहीं है, आप उसको गलत दिशा में मत ले जाइए और इसे महिला विक्टिम कार्ड मत खेलिए। संबंध से मतलब स्किल डेवलपमेंट्स में आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उनका, मतलब आप एक दूसरे को जानते हैं। जी, आप जानते हैं, आप हुड्डा में उनके साथ काम कर चुकी हैं, जैसा आप एक्सपीरियंस बता रही हैं। हालांकि मैं एक्सपीरियंस फर्जी है, एक ही समय पे आप दो जगह काम करते हुए दिखा रहे हैं अपने आप को, कैसे? मेरे को ये सवाल पूछना है। स्मार्ट सिटी में आप जो है उनके साथ काम कर चुकी हैं, ये मैं व्यक्तिगत संबंध कह रहा हूँ। व्यक्तिगत संबंध एक ही तरह के नहीं होते पुरुष और महिला के, व्यक्तिगत संबंध कई तरह के होते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आपने जॉब, आप उनके साथ काम कर चुकी हैं, आप डायरेक्ट रिपोर्टिंग करती थी उनको, तो कैसा इत्तेफाक है कि आप ही लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, और क्यों हो रहा है? और अभी मैं बहुत जल्दी एक पूरी चेन मैं एक्सपोज करने वाला हूँ। ये स्क्रूटनी कमेटी में जो लोग थे, वो रामस्वरूप उनियाल जी हों, चाहे वो पारितोष राणा जी हों, मैंने इनका सारा डेटा इकट्ठा कर लिया है। इन पे मैं बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूँ कि नियुक्ति कैसे हुई है, क्या क्या इसमें फॉल्ट बना हो रखा है, उसमें भी शैलेश बगोली जी का क्या रोल है, मैं वो भी क्लियर करूंगा आपको। इस विभाग का दुर्भाग्य ये रहा है विजय जी कि समय समय पर जो भी पावर में रहा है, उस व्यक्ति ने अपने भाई भतीजे, अपने दोस्तों को इस विभाग में कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी में भर रखा है। इसके उदाहरण बहुत सारे हैं, इसमें पुराने भी मेरे पर बहुत सारे डेटा इकट्ठे किए हैं, तो पहले भी ऐसा हुआ है कि विभाग ना एक तरह से लग रहा है कि इसी काम के लिए बना रखा है इन लोगों ने, और कई सौ गुना सैलरी जो है ऊपर दे करके इन लोगों ने, जिस सैलरी में 50,000 में मीनू पाठक जो है वो नौकरी कर रही थी इससे पहले, इसका मतलब 1,85,000 दिया जा रहा है। उस आदमी को अगर 70,000 में ऑफर किया था, क्या वो नहीं लेता? क्या वो 80,000 में ऑफर किया था? नहीं लेता। इतने में 4 एम्प्लॉय आ सकते थे, आपने एक एम्प्लॉय को सेलेक्ट किया, क्यों? और ऐसे एम्प्लॉय को सेलेक्ट किया जिसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूरी तरह कन्फ्लिक्टेड है, डॉक्यूमेंट्स इलीगल हैं, वो 1 साल में 2 डिग्रियां पॉसिबल नहीं है, चाहे वो अगर डिग्री सही भी है, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं पे आंकड़े छुपाए हैं, जानकारियां छुपाई हैं। एक समय पे आप 2 जगह नौकरी कर रही हैं, ऐसा कैसे संभव है? और ये स्क्रूटनी कमेटी इतनी बड़ी चीज को इग्नोर कैसे किया? और स्क्रूटनी कमेटी की संलिप्तता और शैलेश बगोली जी को जो मैं बता रहा हूँ वो इसलिए है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट भी इनके साथ 2 दिन पहले ही साइन हो गया। भाई इतनी प्रिविलेज क्यों दी जा रही है, मुझे ये पूछना है। चलिए, अब सवाल यही उठता है कि जिस मामले में अगर जो आरोप बलून जी ने लगाए हैं, जिसमें सचिव सम्मिलित है, तो आप सोच सकते हैं कि किस स्तर का ये मामला है, और आप ये भी सोच सकते हैं कि जहाँ खुद सचिव शामिल है वहाँ पर उनके निचले स्तर के अधिकारी, डायरेक्टर वगैरह, ये भी क्या कुछ कर पाएंगे। और मुख्यमंत्री जी का विभाग है, मैं तो कहता हूँ कि ये पता नहीं क्यों हो रहा है कि हर जो मुख्यमंत्री का विभाग है वहाँ इस प्रकार की धांधली नज़र आ रही है। और वही वो मुख्यमंत्री है जो नकल विरोधी कानून लेकर आए थे। अब देखते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में तो ये हो चला है कि हर मामला जब तक कोर्ट नहीं जाएगा तब तक सुना नहीं जाएगा, वरना ऐसे ही मीडिया वालों को, RTI एक्टिविस्ट को इस प्रकार के मानहानि के नोटिस मिलते रहेंगे। हमने कोशिश की थी सचिव जी से संपर्क करने की कि उनका भी वर्जन हम लोग जान सकें कि आखिर इस पूरा जो आरोप जो बलूनी जी लगा रहे हैं इसमें सत्यता क्या है, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं। शायद डर भय ख़त्म हो चुका। देखते हैं अगला एपिसोड में क्या कुछ होता है, किस प्रकार से कोर्ट से राहत मिलती है। आगे बने रहिएगा विजय पथ न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद।